रसाद रक्तं ततो मांसन मांसन मेद प्रजायते मेद से अस्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। मतलब भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जे से वीर्य बनता है। कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी महीने भर का भोजन एक शारीरिक संबंध बनाने पर खर्च हो जाता है, तो नाली में बहाने वाले की तो क्या ही बात करनी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारनाथ। मतलब वीर्य का धारण ही जीवन है और वीर्य का पात ही मरण है। इसलिए ये जरूरी है कि हम जाने कि हमें वीर्य क्यों दिया है भगवान ने। हमारी नस नस में वीर्य इसलिए दौड़ता है क्योंकि यही समय है इसका उपयोग करके शरीर को कसने का, लड़ाई करना सीखने का, इंद्रियों को संयम करके विद्या और शक्ति के लिए संघर्ष करने का, फिर इन सभी से स्वास्थ्य कमा सको, सम्मान कमा सको, धन कमा सको और अपना, अपनों का और समाज का कल्याण कर सको। ना कि इसलिए कि हर दिन उसी वीर्य को निचोड़ कर बाथरूम में फ्लश कर सको। इसलिए सक्रिय रहो। वीर्य उन लोगों का निकल जाता है जो सक्रिय नहीं रहते। इसलिए हमें वीर्य को पचाना आना चाहिए। लेकिन वीर्य का इन कामों से क्या लेना देना? वीर्य करता क्या है हमारे शरीर में? अरे ये बोलिए कि क्या नहीं करता। एक पुरुष को क्षमता बढ़ाने के लिए जो मानसिक और शारीरिक जरूरतें होती है वो सब सिर्फ वीर्य ही देता है। कॉन्फिडेंस, फोकस, डेली हाई एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, ये सब बढ़ाता है। आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई उत्साह ना होना, कोई मोटिवेशन ना होना, कोई हेतु ना होना और लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा ना होना, ये सब नॉर्मल बात है? बिल्कुल नहीं। ये सब सिर्फ आपके वीर्य नाश का असर है। आप लाइफ के हर रास्ते पर सही डिसीजन तभी ले पाते हो जब आप अपने दिमाग से सोचना शुरू करते हो, ना कि जननांग से। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वीर्य तो पुरुषों के अंडकोश यानी कि टेस्टिस में होता है ना, पूरे शरीर में थोड़ी होता है। जी नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वीर्य का पहला स्थान अंडकोश में होता है। जिस सफेद पदार्थ को हम लोग वीर्य मानते हैं वो वीर्य का वस्तु रूप ही सिर्फ है, जो कि वीर्य के अस्तित्व की बाहरी अवस्था है। और क्योंकि आज के मॉडर्न साइंस सिर्फ बाहरी अवस्था पर ही रिसर्च कर पाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग वीर्य के अस्तित्व को इतने में ही समेट लेते हैं कि वीर्य और कुछ नहीं लेकिन शरीर का एक पदार्थ मात्र है, जो कि हर पुरुष के शरीर में हर दिन कुछ मात्रा में बनता है। वो वीर्य बनकर पुरुषों के अंडकोश में इकट्ठा होता रहता है और जब ज्यादा इकट्ठा होता है तब यदि आप ना निकालो तो अपने आप नींद में निकल जाता है। इसलिए इसको हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेट करके निकालने में कोई नुकसान नहीं है। हस्तमैथुन करना एकदम हार्मलेस है। इसको करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडर्न साइंस की भौतिक सीमाएं होने के कारण उन्हें तो इस अधूरे ज्ञान के सहारे जीना पड़ता है, लेकिन हमें मॉडर्न साइंस के सहारे जीने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के पास आयुर्वेदा के स्वरूप में स्वयं भगवान का दिया गया संपूर्ण विज्ञान है। आज उसी की सहायता से हम जानेंगे वीर्य का संपूर्ण विज्ञान, जिसमें सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या है वीर्य। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है ब्रह्मचर्य की पहली सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात किया था क्या नहीं है ब्रह्मचर्य और क्या है प्राण के बारे में। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, क्या है वीर्य। वीर्य पुरुष के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश है, अग्नि के लिए ताप है, शक्कर के लिए मिठास है। शक्कर की गुणवत्ता उसकी मिठास की मात्रा से जानी जाती है, अग्नि की उसकी ताप की मात्रा से। वैसे ही पुरुष की गुणवत्ता उसके वीर्य की मात्रा से जानी जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुरुष कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी घूमता है जिससे लोगों को पता चले कि किस पुरुष में कितना वीर्य है। जी नहीं, यहीं पर जरूरत पड़ती है वीर्य का संपूर्ण विज्ञान समझने की। जीवन भर से हम वीर्य का मतलब बस वो सफेद पदार्थ ही समझते रहे हैं जो शारीरिक संबंध के समय पुरुष के जननांग से निकलता है, लेकिन वो सिर्फ वीर्य की 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। जी हाँ, जैसे पेड़ की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं, फूल, फल, बीज, पौधा और फिर पेड़, कुछ उसी तरह वीर्य की 5 अवस्थाएं हैं। पहला है गुण अवस्था यानी कि वर्च्यू फॉर्म, दूसरा प्राण अवस्था लाइफ फोर्स फॉर्म, तीसरा ऊर्जा अवस्था एनर्जी फॉर्म, चौथा है बीज अवस्था सीड यानी सीमन फॉर्म, पांचवा है अमृत अवस्था यानी कि नेक्टर फॉर्म। वीर्य भी पेड़ की तरह अपनी 5 अवस्थाओं के चक्र से बार बार गुजरता रहता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा हर आत्मा को जिस अवस्था में वीर्य देते हैं वो है गुण अवस्था। गुण अवस्था का वीर्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और तप शक्ति के रूप में आत्मा के सूक्ष्म शरीर में बसा होता है। अनेक जन्मों में आत्मा अपने कर्मों से उसकी वृद्धि या नाश करती है और उससे अपने सूक्ष्म शरीर पे अपने साथ अलग अलग शरीर में लेकर जाती है। और यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही अधिक गुणवान और कुछ कम गुणवान होते हैं। वीर्य की अधिक मात्रा और मृत्यु के समय की कॉन्शियसनेस से ही आत्मा को अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलता है।
है और वीर्य के नाश और मृत्यु के समय की कॉन्शियस से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है। पुरुष में वीर्य की गुण अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ वीर्य शब्द ही काफी है। वीर्य का मतलब गुण रूप में होता है, यानी वीरता, शौर्य, साहस और पौरुष। रामायण, महाभारत, महापुराण और हमारे सभी राजा महाराजाओं के इतिहास में जब भी इन गुण वाले व्यक्तियों की बात हुई है तब उन्हें वीर्यवान शब्द से संबोधित किया गया है। किसी भी पुरुष में इन गुणों की अधिक मात्रा उस पुरुष में अधिक वीर्य होने के लक्षण है और उसी वीर्य की मात्रा से पुरुष की गुणवत्ता आकी जाती है। पर भला ऐसा क्यों? यही गुण क्यों इन्हीं गुण से पुरुष की गुणवत्ता आकी जाती है? क्योंकि इस पूरे अस्तित्व का सर्जन, पालन, रक्षण और संहार पुरुष के पौरुष, वीरता, शौर्य, साहस, अनुशासन, निडरता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति इन्हीं गुणों पर निर्भर है। इन महान गुणों को चुनने के लिए ही पुरुष शरीर बना है और जब जब आप बीज स्वरूप वीर शरीर से बाहर निकालते हैं तब ये सभी गुण भी शरीर से बाहर निकलते हैं। फिर यदि वो पत्नी के गर्भ में जाए तो वो गुण संतान रूप में वंश आगे बढ़ाते हैं और यदि नाली में जाए तो आप और आप पे निर्भर आपके परिवार आदि सभी लोगों के अस्तित्व को नर्क की ओर ले जाते हैं। हालांकि ये गुण स्वरूप वीर बीज स्वरूप वीर में कन्वर्ट हो इससे पहले वो दो और स्टेजेस में से होकर गुजरता है, जिसमें से पहला स्टेज है प्राण अवस्था, लाइफ फोर्स फॉर्म। आत्मा के सूक्ष्म शरीर में बसा गुण स्वरूप वीर ही कन्वर्ट होकर शरीर के हर सेल में प्राण रूप में बसा होता है। उसी प्राण शक्ति से शरीर का हर सेल जीवित रहता है, इसलिए गुणवान व्यक्ति पूरा जीवंत होता है और उनको मिलते ही हमें भी बहुत जीवंत महसूस होता है। जब प्राण भरपूर हो तो वो हमारे ब्लड में व्हाइट सेल्स को भी बढ़ाता है और शरीर के हर सेल की योद्धा के जैसा रक्षा करता है। इसलिए ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि बड़ी बड़ी बीमारी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और यही प्राण स्वरूप वीर कन्वर्ट होकर उसकी अगली अवस्था में होता रहता है, जिसके उपयोग से हमारे शरीर भौतिक दुनिया में एनर्जी पाता है और जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। वो अवस्था है ऊर्जा अवस्था, एनर्जी फॉर्म। मन के आदेश से प्राण स्वरूप वीर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर मन के आदेश से वही एनर्जी इमोशंस में कन्वर्ट होता है। वैसे देखे तो प्रेम, दया, आनंद, प्रसन्नता, निडर, उत्साह ये सभी पॉजिटिव इमोशंस हैं और क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, घृणा, भय, कामुकता ये सभी नेगेटिव इमोशंस हैं। एनर्जी को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने से वही एनर्जी फिर से प्राण में कन्वर्ट होकर प्राण को बढ़ाता है और नेगेटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने से एनर्जी के साथ प्राण का भी नाश होता है। और इन सभी नेगेटिव इमोशंस में भी सबसे ज्यादा एनर्जी का नाश कामुकता और उत्तेजना में होता है। इसलिए यदि आप अपने वीर ऊर्जा को कामुकता और उत्तेजना में खर्च करते हैं तो आप जीवन के सभी रास्तों में ऊर्जाहीन, उत्साहहीन और प्रेरणाहीन रहोगे। पर अगर आप अपने आप को गंदे थॉट्स, गंदे सीन या टच से उत्तेजित करना बंद कर देते हो तो आपके लाइफ के सभी रास्तों में आपको भरपूर एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन देखने को मिलती है। हालांकि इस एनर्जी को पचाना यानी अच्छे कामों में यूज करना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है, शारीरिक श्रम यानी फिजिकल एक्टिविटी, जो ना होने पर वीर ऊर्जा अवस्था से कन्वर्ट होकर बन जाता है बीज अवस्था यानी सीड, सीमन फॉर्म। जब जब आप शारीरिक श्रम करके वीर की ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं तब वो वीर ऊर्जा अवस्था से बीज अवस्था में कन्वर्ट होकर आपके टेस्टिस में जमा हो जाता है। इसी बीज अवस्था को प्रचलित रूप से लोग वीर मानते हैं, जो कि वीर का स्थूल स्वरूप है और पूरे अस्तित्व की सबसे कीमती पदार्थ है। इसी की गति से ये तय होता है कि आपकी आत्मा की गति किस दिशा में होगी। बीजावस्था के वीर की ये गति 3 दिशाओं में होती है, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा में जब पुरुष अपने वीर की पूरी तरह रक्षा करके लंबे समय तक उसका स्खलन नहीं होने देता तो वो वीर शरीर की ऊर्ध्व दिशा में दिमाग के ब्रह्मरंध्र की ओर बहता है। ऐसे पुरुषों को शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता कहा गया है। ऊर्ध्वरेता की गति हमेशा ऊंचे लोकों में होती है। दूसरा, मध्य, वंश बढ़ाने की दिशा में। वीर का उपयोग विवाह के मर्यादे में अपनी पत्नी के गर्भ में दान करके वंश को बढ़ाने में करने की दिशा को मध्य दिशा कहते हैं। वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे कुल की गति को ऊंचे लोकों में करवाते हैं। तीसरा, अधो, नीचे की दिशा में। यदि आपको ना ही वीर का रक्षण करना है और ना ही उसका उपयोग वंश बढ़ाने के लिए करना बल्कि थोड़े सुख के लिए इंद्रियों को उत्तेजित करके वीर स्खलित करना है तो ऐसे गति को अधोगति और ऐसे मनुष्य को अधोरेता कहते हैं। अधोरेताओं की गति अपने वीर के जैसे ही अधो दिशा में मतलब नर्क की ओर होती है। आपकी वीर की अधोगति आपकी अधोगति है और इसका परिणाम देखने के लिए आपको मृत्यु तक की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यदि आप अपने वीर अधो दिशा में बर्बाद करते हो तो आप ना ही मात्र मृत्यु के बाद बल्कि जीते जी भी मुर्दे के समान ही हो जाओगे, क्योंकि
चाहे योग करना हो या भोग, दोनों के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। और वीर्य का बर्बादी आपके शरीर और मन दोनों को कमजोर बना देगा, हर दिन मृत्यु के द्वार के और पास ले जाता है, जिससे आप अपने इस मानव शरीर का उपयोग ना ही परम ध्येय की प्राप्ति के लिए कर पाते हो, ना ही संसार के भोगों के लिए कर पाते हो। जबकि वो लोग जो अपने वीर्य की रक्षा करते हैं, वो जीते जी इसी जन्म में अमृत का पान करते हैं। अमृत का पान वो भला कैसे हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब आप बीजावस्था में वीर्य का रक्षण लंबे समय तक करते हो, तो वो मैच्योर होने के बाद अपने अंतिम उच्चतम अवस्था में कन्वर्ट होता है, जो कि ये अमृत अवस्था, नेक्टर फॉर्म। जब बीज अवस्था में वीर्य का रक्षण लंबे समय तक किया जाता है, तो वो मैच्योर होकर ऊर्ध्व दिशा में बहता है और फिर दिमाग के ब्रह्मरंध्र में इंटर कर अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही अमृत है जिसकी मदद से ऋषि, मुनि और तपस्वी बिना कुछ खाए पिए सालों तक तपस्या करते हैं और फिर भी जीवित रहते हैं। इस अमृत का पान हठ योग की अनेक क्रियाओं की सहायता से किया जाता है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही कठिन है। उनमें से एक प्रचलित क्रिया है खिचड़ी मुद्रा, जिसमें व्यक्ति अपनी जीभ के तलवे से जुड़ी चमड़ी को काट कर खींच कर लंबा करता है। फिर हर दिन कठोर अभ्यास से जीभ को नाक और मुख को जोड़ने वाले द्वार से दिमाग के नीचे सुषुम्न नाड़ी के बिंदु द्वार को छू लेता है, जहाँ से हर एक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी का वीर अमृत बिंदु स्वरूप में झरता है। इस अमृत बिंदु के पान से ना ही भूख लगती है, ना ही प्यास, और लंबे समय के लगातार पान से उम्र बढ़ना भी रुक जाती है और व्यक्ति सदियों तक जीवित रह सकता है। हालांकि इसके लिए सालों का अखंड ब्रह्मचर्य होना बहुत ही जरूरी होता है। आज के मॉडर्न समय में ये सभी बातें सुनकर अधिकतर लोग ये कहकर मुख फेर लेते हैं कि ये सब सुनी सुनाई अवैज्ञानिक बातें हैं, इनका कोई आंखों देखा सबूत नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। पहली बात कि मॉडर्न साइंस को हर किसी चीज का प्रमाण नहीं मान सकते। मॉडर्न साइंस इंसानों की इंद्रियों के सक्षमता तक सीमित है और दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। हालांकि फिर भी अमृत बिंदु के अस्तित्व को 2003, 2010 और 2017 में 35 साइंटिस्ट की टीम की 15 दिन की देखरेख में गुजरात के प्रहलाद जानी नामक व्यक्ति ने साबित भी किया था। वे 70 वर्षों से बिना कुछ खाए पिए जीवित थे, जिनका झुठलाना और ढोंगी साबित करने के लिए काफी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उन पर काफी टेस्ट किए, लेकिन 15 दिन की सीसीटीवी की निगरानी में भी उन्होंने कुछ खाया या पिया नहीं था। फिर भी उनके सारे लैब टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। और 2017 में डीआरडीओ की ब्रेन इमेजिंग स्टडी में साइंटिस्ट ने ये बताया कि प्रहलाद जानी 87 वर्ष के होने के बाद भी उनकी पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की अवस्था किसी 10 साल के बच्चे के जैसा है, जो कि बिल्कुल असंभव सा लगने पर सभी साइंटिस्ट ने हार कर उन पर लैब टेस्ट करना बंद कर दिया था। कुछ साल पहले वे देश विदेश के अखबारों और न्यूज चैनल में इस टेस्ट के कारण फेमस भी हो गए थे और ये सभी लैब टेस्ट आज भी अवेलेबल है देखने के लिए, और आज तक कोई साइंटिस्ट इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। लेकिन हमारी बात करें यहाँ तो हम तो इतने बड़े साधक है नहीं, ना ही हम कोई बड़े योगी हैं, ना ही हम ये सारी कठिन मुद्राएं कर सकते हैं, और ना ही हम 70 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किए हैं। हमारा वीर अमृत अवस्था में कन्वर्ट होगा क्या? और होगा भी तो हम उस अमृत का पान कर तो नहीं पाएंगे, तो उस अमृत का क्या होगा? वो व्यर्थ नहीं जाएगा? यदि व्यर्थ जाएगा तो इतनी सारी मेहनत और संयम का क्या फायदा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि वीर्य की ये अवस्थाएं पेड़ की 5 अवस्थाओं के जैसे है: फूल, फल, बीज, पौधा और फिर पेड़। पेड़ पर फूल आते हैं, उन्हीं फूलों से फल पकते हैं, उन्हीं फल में बीज परिपक्व होते हैं और उन्हीं पक्व बीज को धरती, जल और सूर्य प्रकाश देने से वो फिर से पौधे और उसके जतन से पेड़ बनता है। फिर पुनः उसी पेड़ पर फूल आते हैं और ऐसे ही अस्तित्व का यह चक्र चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही वीर्य जब अमृत अवस्था को प्राप्त करता है तो वो अमृत फिर से गुण अवस्था में कन्वर्ट होकर पुरुष के पौरुष, वीरता, शौर्य, साहस, अनुशासन, निडरता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है और साथ में दिमाग को पोषण देकर याद शक्ति, ध्यान शक्ति और संकल्प शक्ति को भी बढ़ाता है। लेकिन ये सभी अमृत के फायदे सिर्फ सात्विक वीर्य से ही होते हैं, ना ही राजसिक और ना ही तामसिक। अब आप बोलोगे क्या अब वीर्य के स्वभाव भी होते हैं? जी हाँ, वीर्य के 3 स्वभाव होते हैं: सात्विक वीर्य, राजसिक वीर्य, तामसिक वीर्य। सात्विक वीर्य मतलब आत्मा से आया वीर्य पहला गुण स्वरूप वीर्य बनता है। राजसिक वीर्य मतलब भोजन से आया वीर्य सीधा प्राण स्वरूप वीर्य बनता है। तामसिक वीर्य मतलब रसायनों से आया वीर्य सीधा ऊर्जा स्वरूप वीर्य बनता है। सात्विक वीर्य ये वीर्य जन्म से 14 से 16 वर्ष तक सबसे ज्यादा स्फुरित होते हैं और 19 से 25 वर्ष तक पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। इसलिए हमारे धर्म में 25 वर्ष की उम्र तक पुरुष को ब्रह्मचारी रहने का नियम है। सात्विक वीर्य से जन्मा हुआ बच्चा बुद्धिमान, शांत और भक्तिमय होता है। सात्विक वीर्य 3 कारणों से बर्बाद होती है। पहला स्खलन यानी इजैक्यूलेशन से, दूसरा प्रजलप यानी बेकार की बातों पर बोलने से, और तीसरा तामसिक वीर्य यानी एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन और ड्रग्स एक्सेट्रा से। सात्विक वीर्य की वृद्धि के भी 3 तरीके हैं: साधु संग, नाम जप और सात
सात्विक भोजन यानी भगवान को चढ़ाया हुआ सात्विक भोजन प्रसाद। राजसिक वीर्य का मूल स्थान है राजसिक भोजन। जब भोजन में अधिक प्रोटीन वाली चीजों का सेवन किया जाता है तो उनसे शरीर में बनने वाले वीर्य राजसिक होते हैं। राजसिक वीर्य का स्वभाव चंचल होता है, इसको इकट्ठा करना बहुत ज्यादा कठिन होता है और ये वीर्य आसानी से शरीर से निकल जाता है, इसलिए ये वीर्य ज्यादातर प्राण अवस्था से बीज अवस्था तक ही कन्वर्ट हो पाता है। राजसिक वीर्य शरीर में सात्विक वीर्य से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्षत्रिय और पहलवान जैसे लोगों के लिए ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन अच्छे रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण, वैष्णव, तपस्वी, योगी और कोई भी जो आध्यात्मिक साधन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन उनकी आध्यात्मिक साधना में रुकावट होती है, इसलिए ये उनका त्याग करते हैं। यहाँ तक कि राजसिक वीर्य से जन्म लेने वाले बच्चे भी चंचल, घमंडी, राजसिक और ज्यादा इच्छाओं वाले होते हैं। राजसिक वीर्य की बर्बादी भी 3 कारणों से होती है। पहला स्खलन, दूसरा शारीरिक निष्क्रियता यानी फिजिकल इनएक्टिविटी और तीसरा तामसिक वीर्य से, जबकि इसको बढ़ाने का एक ही रास्ता है, ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन। अब बात करते हैं तामसिक वीर्य। इसका मूल स्थान है एक्सटर्नल केमिकल मतलब क्लिनिकली इंजेक्टेड केमिकल टेस्टोस्टेरोन और स्टीरॉइड से, जिन्हें सीधा नसों में इंजेक्ट किया जाता है। इन केमिकल्स की ऊर्जा से बनने वाले वीर्य तामसिक होता है। ये वीर्य प्राणहीन होने से इसका नेचर मृत होता है। इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग शरीर में मौजूद प्राण, आयु, सात्विक और राजसिक वीर्य का नाश करता है और शरीर की प्राकृतिक वीर्य बनाने वाली ग्रंथियों को सुखाकर वीर्य का प्राकृतिक उत्पादन धीरे धीरे बंद करके पुरुष के जननांग को भी सिकुड़ा हुआ कर देता है। इसका उपयोग बंद करने पर भी शरीर के लिए नॉर्मली वीर्य बनाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को फिर जीवन भर उन केमिकल्स के इंजेक्शन लेकर जीना पड़ता है। ऐसे स्टीरॉइड्स का यूज ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग, फाइट्स और स्ट्रेंथ वाले खेलों में होता है। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जिस वीर्य को आज की जनरेशन टेस्टिस में जमा होने वाली कोई नॉर्मल सी चीज समझ रही है, वो वीर्य टेस्टिस में जमा होने वाला कोई चीज नहीं बल्कि शरीर के हर सेल में बसा व्यक्ति के गुण, प्राण और ऊर्जा है। और शरीर के उन हर सेल में से उस गुण, प्राण और ऊर्जा के रूप में मौजूद वीर्य को निकालने का एकमात्र तरीका है संभोग, जो कि हम अगले एपिसोड में समझाएंगे। धन्यवाद।